दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल के एजुकेशन पर। MCQ का आज 34वां वीडियो है। इससे पहले 33 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग भी देखे होंगे न्यूज़ में कि 13 सितंबर को एग्ज़ाम का डेट फिक्स हो चुका है कि BPSC का एग्ज़ाम 13 सितंबर को होगा। अभी तक तो यही है, अब देखिए आगे डेट चेंज होगा तो होगा। तो चलिए आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोटिवेशन हार्मोन किसे कहा जाता है। तो मोटिवेशन हार्मोन किसे कहा जाता है, क्या ग्लाइसिन को, गाबा को, या कार्टिसोल या डोपामाइन को। तो डोपामाइन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डोपामाइन को। डोपामाइन का स्रावन कहाँ से होता है? तो इसका स्रावन मध्य मस्तिष्क से होता है। कहाँ से होता है? मध्य मस्तिष्क से होता है। ठीक है, डोपामाइन का स्रावन, जिसे मिड ब्रेन भी कहा जाता है, वहीं से डोपामाइन का स्रावन होता है। अगर किसी चीज़ का लत लग जाता है, किसी को देखते हैं, किसी कोई चाय पीने का आदी हो जाता है, किसी को चाय पीने की लत लग जाती है, चाय पीता है तभी उसे सुकून मिलता है, खुशी मिलता है। किसी किसी को आदत होता है मूवी देखकर सुकून मिलता है, खुशी मिलता है। या फिर किसी किसी को डांस करके, किसी को स्मोकिंग करके। ये सब लत कैसे लगता है? ये सब लत डोपामाइन हार्मोन के कारण ही लगता है। जब डोपामाइन, अगर मान लीजिए कोई चीज़ कर रहे हैं आप और वो चीज़ छोड़ देंगे तो डोपामाइन उस चीज़ का डिमांड करेगा। जैसे ही आप वो चीज़ करेंगे तो डोपामाइन का स्रावन स्टार्ट हो जाता है। और डोपामाइन जब ज़्यादा स्रावन होने लगा तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो डोपामाइन के कारण ही किसी चीज़ का लत, डोपामाइन हार्मोन के कारण ही ये सब चीज़ का लत लगता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए किसी को पढ़कर खुशी मिलता है, तो जैसे आप पढ़ाई करने बैठोगे ना तो आपका डोपामाइन जो है, डोपामाइन हार्मोन का स्रावन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़ाई करने बैठ गए और आपको पढ़ाई करके खुशी मिलता है। आपको कॉफ़ी पीने की आदत है, जैसे आप कॉफ़ी पियोगे तो आपका डोपामाइन हार्मोन का स्रावन प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि लतवत किस चीज़ से लगता है? तो डोपामाइन हार्मोन से लगता है। ठीक है, डोपामाइन किस चीज़ का हार्मोन है? मोटिवेशन का। किसी को देखते हैं स्मोकिंग करने की आदत होती है तो आधी रात को स्मोकिंग लेने के लिए, जैसे सिगरेट पीने की आदत है, अगर बाय द वे नहीं मिला उसे, वो तो 2 किलोमीटर पैदल चला जाता है उस चीज़ को लेने के लिए। तो उसे मोटिवेशन कहाँ से प्राप्त हो रहा है? ये डोपामाइन से। डोपामाइन हार्मोन कह रहा है कि तुम जाओ वहाँ से, उस चीज़ से हमको खुशी मिलेगा। और जैसे वो आप करोगे तो डोपामाइन का स्रावन प्रारंभ हो जाएगा और फिर आपको हैप्पी हैप्पी फील होने लगेगा। ठीक है, अगर कार्टिसोल हार्मोन की बात की जाए तो कार्टिसोल हार्मोन को क्या कहा जाता है? कार्टिसोल को डिप्रेशन हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिप्रेशन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो कार्टिसोल को डिप्रेशन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, डिप्रेशन हार्मोन या फिर अवसाद हार्मोन, तनाव हार्मोन। तनाव हार्मोन भी आपसे पूछेगा कि तनाव हार्मोन किसे कहा जाता है? तो कार्टिसोल को कहा जाता है। डिप्रेशन हार्मोन किसे कहा जाता है? कार्टिसोल को कहा जाता है। अवसाद हार्मोन किसे कहा जाता है? कार्टिसोल को कहा जाता है। ठीक है, और कार्टिसोल कब निकलता है? जब आप टेंशन में रहेंगे तब कार्टिसोल हार्मोन का स्रावन होता है शरीर में। ठीक है, और कार्टिसोल हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। और इसका लोकेशन कहाँ है? तो किडनी के जस्ट ऊपर, दोनों साइड किडनी के जस्ट ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्रंथि रहता है और उसी से कार्टिसोल हार्मोन का स्रावन होता है। और एक इमरजेंसी हार्मोन पूछता है कि इमरजेंसी हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? जैसे कि किसी चीज़ से अचानक डर जाना, रोंगटे खड़ा हो जाना, वो किस लिए होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन के स्रावन के कारण होता है। किस हार्मोन के स्रावन के कारण? एड्रेनलिन हार्मोन के स्रावन के कारण होता है। एड्रेनलिन हार्मोन को ही इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है और इस हार्मोन का भी स्रावन एड्रिनल ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है? एड्रिनल ग्रंथि से इस हार्मोन का भी स्रावन होता है और कार्टिसोल हार्मोन का भी स्रावन होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग होता है। तो धूप में जो चश्मा यूज किया जाता है उसमें तो पावर नहीं होता, उसमें 0 पावर होता है, लेकिन वो किस कांच का बना होता है? तो वो बना होता है क्रूस कांच का। कौन सा कांच का? क्रूस कांच का धूप का चश्मा बना होता है। ठीक है, फ्लिंट कांच से क्या बनाया जाता है? तो फ्लिंट कांच से बना होता है कैमरा, दूरबीन। दूरबीन का जो लेंस होता है वो किसका बना होता है? फ्लिंट कांच का बना होता है। कैमरा किसका बना होता है? फ्लिंट कांच का बना होता है। विद्युत बल्ब किसका बना होता है? तो वो भी फ्लिंट कांच का बना होता है। किसका बना होता है? फ्लिंट कांच का बना होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सोडा कांच की बात की जाए तो सोडा कांच से किसका किसका निर्माण होता है? तो ट्यूबलाइट का निर्माण किससे होता है? सोडा कांच से। ठीक है, बोतल का निर्माण किससे होता है? सोडा कांच से ही होता है। प्रयोगशाला के उपकरण जो है, प्रयोगशाला में जहाँ प्रैक्टिकल होता है वहाँ पर जो उपकरण जो भी हो, कांच का बोतल वगैरह, ये सब किस चीज़ से बना होता है? तो ये भी सोडा कांच से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है? सोडा कांच से। दैनिक प्रयोग के बर्तन भी
इसी सोडा कांच से बना होता है। किससे बना होता है? सोडा कांच से बना होता है। ठीक है। पोटास कांच की बात की जाए तो पोटास कांच का उपयोग किस में होता है? तो पोटास कांच का प्रयोग होता है अधिक ताप गर्म किए जाने वाले, मतलब अधिक टेम्परेचर पर गर्म किए जाने वाले जो कांच के बर्तन होते हैं ना, वो बना होता है पोटास कांच का। किसका बना होता है? अधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले बर्तन पोटास कांच का बना होता है। ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि पायरेक्स कांच से क्या बनता है, तो पायरेक्स कांच से प्रयोगशाला के उपकरण बनते हैं। देखिए, एक तो सोडा कांच से भी आप देखिए, सोडा कांच से भी प्रयोगशाला के उपकरण बनते हैं और पायरेक्स कांच से भी प्रयोगशाला के उपकरण बनते हैं। ठीक है। और प्रकाशीय कांच से क्या बनता है? तो प्रकाशीय कांच से चश्मा बनता है, सूक्ष्मदर्शी बनता है, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? तो प्रकाशीय कांच से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? प्रकाशीय कांच से बनाए जाते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कीटों का अध्ययन होता है? यानी कि कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो सेरीकल्चर में रेशम का अध्ययन होता है। किसका होता है? रेशम का। वहीं अगर सोरोलॉजी की बात की जाए तो सोरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? छिपकली, जिसे लिजार्ड भी कहा जाता है। तो सोरोलॉजी में छिपकली या लिजार्ड का अध्ययन होता है। ठीक है। अगर वहीं डेंड्रोलॉजी की बात की जाए तो डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन होता है। किसका होता है? वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में होता है। ठीक है। एपी कल्चर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एपी कल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर में होता है। ठीक है। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। किसका होता है? मत्स्य पालन का। माइकोलॉजी में तो कौकों का अध्ययन होता है। किसमें? कवक और शैवाल न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और मधुमक्खी भी। तो कवक का अध्ययन किसमें होता है? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी में। जबकि शैवालों का अध्ययन किसमें होता है? तो शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी में। किसमें होता है? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। ठीक है। सेरीकल्चर की बात की जाए, सेरीकल्चर का अध्ययन किसमें? सेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो रेशम कीट का अध्ययन होता है। किसका होता है? रेशम कीट का अध्ययन सेरीकल्चर में होता है। ठीक है। अगर वहीं बात किया जाए आपसे कि फलों का अध्ययन किसमें होता है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में होता है। किसमें होता है? पोमोलॉजी में। पुष्पों का अध्ययन किसमें होता है? एंथोलॉजी में होता है। किसमें होता है? एंथोलॉजी में होता है। ठीक है। सर्पों का अध्ययन किसमें होता है? यानी कि सांप का अध्ययन किसमें होता है? तो ऑफियोलॉजी में होता है। किसमें होता है? ऑफियोलॉजी में होता है। ठीक है। फूलों की खेती का किसमें होता है? तो फूलों की खेती का अध्ययन फ्लोरीकल्चर में होता है। किसमें होता है? फ्लोरीकल्चर में होता है। ठीक है। एक पक्षियों का अध्ययन, इससे भी संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। पक्षियों का अध्ययन किसमें होता है? तो ऑर्निथोलॉजी में होता है। किसमें होता है? ऑर्निथोलॉजी में होता है पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। ठीक है। अगर वही मछलियों के अध्ययन की बात की जाए तो देखिए, मत्स्य पालन पिसीकल्चर, लेकिन मत्स्यों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन किसमें होता है? इक्थियोलॉजी में होता है। किसमें होता है? इक्थियोलॉजी में मत्स्यों का अध्ययन होता है, यानी कि मछलियों का अध्ययन होता है। जबकि मत्स्य पालन का अध्ययन अगर आपसे पूछ लीजिएगा उसका पालन किसमें होता है, मत्स्य पालन का, तो पिसीकल्चर में। किसमें होता है? पिसीकल्चर में। जबकि मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी में होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत सर्वाधिक लंबी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करती है? तो भारत का सर्वाधिक लंबा सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगता है? तो वो लगता है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ। कितना लगता है? 4096.7 किलोमीटर। कितना का लगता है? हालांकि 4096 ही ज़्यादातर देता है। ठीक है। लेकिन आप इसको भी याद कर लीजिए, 4096.7 किलोमीटर का सीमा किसके साथ साझा करता है भारत? बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है भारत। कितने का? 4096 किलोमीटर का। चीन की अगर बात की जाए तो चीन के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा होता है? 3488 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 3488 किलोमीटर का। ठीक है। अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा होता है? 1751 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 1751 किलोमीटर का सीमा नेपाल के साथ साझा होता है। और पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का। कितना? 3323 किलोमीटर का सीमा साझा किसके साथ होता है? पाकिस्तान के साथ होता है। ठीक है। म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा होता है? तो म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। कितने किलोमीटर का सीमा साझा होता है म्यांमार के साथ? 1643 किलोमीटर का। ठीक है। जबकि भूटान के साथ 699 किलोमीटर का। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा होता है भारत का? तो अफगानिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर का? 106 किलोमीटर का। कितने का? 106 किलोमीटर का साझा होता है। ठीक है। तो सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ। सेकेंड स्थान पर कौन आ जाएगा? सेकेंड स्थान पर चीन आ जाएगा। थर्ड स्थान पर पाकिस्तान हो जाएगा 3323 किलोमीटर। फोर्थ स्थान पर नेपाल हो जाएगा 1751 किलोमीटर। फिफ्थ स्थान पे म्यांमार हो जाएगा 1643 किलोमीटर। सिक्स स्थान पे भूटान हो जाएगा 699 किलोमीटर। और सातवें स्थान पर
अफ़गानिस्तान। और सबसे कम सीमा साझा करने वाला अफ़गानिस्तान के साथ ही होता है भारत का सीमा। सबसे छोटा सीमा साझा कितने किलोमीटर का? 106 किलोमीटर का। सर्वाधिक याद रखिए आप लोग बांग्लादेश, और मिनिमम याद रखिए अफ़गानिस्तान के साथ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा कॉल। क्या है सबसे दक्षिणतम बिंदु? इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल नहीं, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट को ही पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पिगमिलियन पॉइंट के नाम से इंदिरा पॉइंट को ही जाना जाता है। और ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर ये नहीं देगा तो कन्याकुमारी देगा, ठीक है। कौन सा देगा? कन्याकुमारी देगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे उत्तरी सीमा कौन सा है, तो सबसे उत्तरी बिंदु, सॉरी सीमा बोल रही हूँ, सबसे उत्तरी बिंदु, तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। ये क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है। अगर वहीं आपसे सबसे पश्चिमी बिंदु पूछ लिया जाए, सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सरक्रीक जो है ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। कहाँ पड़ता है सरक्रीक? तो सरक्रीक गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और सबसे पूर्वी सीमा कौन सा है? सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत का? सबसे पूर्वी बिंदु है वलागू। ये क्या है? सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है। सबसे पूर्वी बिंदु वलागू है, जो कहाँ पड़ता है? तो वलागू जो है वो आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल है। जबकि सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है? तो सरक्रीक है। और सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है? तो वलागू है। वलागू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। जबकि सरक्रीक गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? इंदिरा पॉइंट पड़ता है ग्रेट निकोबार के पास। कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार में ये पड़ता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और इंदिरा कॉल कहाँ पड़ता है? इंदिरा कॉल पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल पड़ता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरता है? तो भारत का मानक समय रेखा, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि भारत का मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, दक्षिण देशांतर, या पश्चिमी देशांतर, उत्तरी देशांतर। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 82.5 डिग्री क्या है? पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर है भारत का समय रेखा, ठीक है। और ये कहाँ से गुजरता है? तो ये उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से गुजरता है, ठीक है। कितने राज्यों से गुजरता है? तो ये 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। वो कौन कौन से 5 राज्य हैं? आइए लिख लीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कौन कौन सा है? छत्तीसगढ़, और कौन से 2 राज्य हैं? मध्य प्रदेश। तो आप याद रखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है भारत का समय रेखा, तो 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच के समय से भारत का समय रेखा, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से भारत से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और एक बार बीपीएससी में पूछा था, शायद 67 या 68 में पूछा था कि कर्क रेखा और भारत का मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ कट करता है? तो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में कट करता है। कहाँ करता है? छत्तीसगढ़ में कटता है। और बीपीएससी में छत्तीसगढ़ का नाम नहीं देके वो पठार का नाम दिया था। कौन सा पठार पे दोनों एक दूसरे को काटता है? तो बाघेल खंड का पठार। कौन सा? बाघेल खंड का पठार। और बाघेल खंड का पठार जो है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। और अगर आपसे जगह का नाम पूछ लिया जाए तो सरगोजा नाम के जगह है छत्तीसगढ़ में, वहीं पर कर्क रेखा और भारत का मानक समय रेखा एक दूसरे को काटता है, ठीक है। तो आप छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, पठार का नाम याद रखिएगा, या फिर जगह का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगर इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुल देश कितने आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? कुल
7 देश आते हैं। कितने आते हैं? 7 देश। कौन कौन से आते हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ध्यान दीजिएगा, अफ़गानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप का देश नहीं है, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है अफ़गानिस्तान। हालांकि कभी कभी कोई कोई बुक में दे दिया, अलग की बात है, लेकिन अफ़गानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। 7 देश ही आते हैं। कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। और इन 7 में से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश है मालदीव बोल रहे हैं, मालदीव नहीं, भारत। कौन सा है? भारत। वो तो मैप भी देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि भारत सबसे बड़ा देश है भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है। और भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं? 7। कौन कौन से आते हैं? जस्ट मैं बताई, फिर से मैं बता दे रही हूँ, भारत, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। और धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो धन विधेयक का चर्चा जो है वो किया गया है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धन विधेयक का प्रक्रिया किस में दिया गया है, तो प्रक्रिया जो है धन विधेयक का प्रक्रिया ये दिया गया है अनुच्छेद 109 में दिया गया। किस में दिया गया? 9 में। जबकि परिभाषा जो है, परिभाषा दिया गया है किस में? तो परिभाषा दिया गया है अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक का प्रक्रिया किस में दिया गया है? धन विधेयक का प्रक्रिया दिया गया 109 में, और धन विधेयक का परिभाषा दिया गया 110 में, ठीक है। धन विधेयक है या नहीं कोई विधेयक, ये निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक का एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन है जो राष्ट्रपति भी बने हैं? तो वो कौन है जो राष्ट्रपति भी बने हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। कैसे चुने गए थे? निर्विरोध चुने गए थे। और ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। अगर GMC बाल योगी की बात की जाए तो ये ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गया था। लेकिन प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गया था? तो वो GV मावलंकर हैं। कौन है? GV मावलंकर। और GV मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? GV मावलंकर को कहा जाता है। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर ही थे, जिसका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? GV मावलंकर को। पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, वो पहले अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर, ठीक है। अगर गुरु दयाल ढिल्लो की बात की जाए तो दयाल ढिल्लो जो हैं वो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। कितने बार? 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा कि त्यागपत्र देने वाला प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था? तो वो नीलम संजीव रेड्डी ही हैं जिन्होंने लोकसभा पद से त्यागपत्र भी दे दिए थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हीप की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 224, 118 या 248 या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि व्हीप की चर्चा किसी अनुच्छेद में किया ही नहीं गया है। व्हीप की चर्चा संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया। ये क्या है? एक राजनीतिक प्रथा है। व्हीप क्या है? एक राजनीतिक प्रथा है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो इसके अंतर्गत होता है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने पार्टी के आदेशों को सदस्यों से सुचारू रूप से पालन कराने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति करता है। कि मान लीजिए कोई, जैसे कि आप ले लीजिए राज्यसभा बोल रहे हैं, सॉरी, कांग्रेस को ही ले लीजिए। तो कांग्रेस जो है एक अपने सदस्यों में से एक सदस्य की नियुक्ति करेगा और उस जिसे नियुक्ति करेगा उसे कहेगा कि तुम जितने भी कांग्रेस के सदस्य हैं उनसे सारे लोगों में बोलिए कि ये नियम को पालन करेगा, ये नियम बनाया गया, ये रूल बनाया गया। तो सारे सदस्यों को रूल बताने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, कि हाँ भाई कांग्रेस ने ये रूल बनाया है, इसको फॉलो करना है, चाहे ऐसा वैसा जो भी करना है। तो उस सदस्य की जो नियुक्ति किया जाता है उस सदस्य को ये व्हीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हीप कहा जाता है, ठीक है। और किस लिए बनाया जाता है? तो पार्टी के आदेशों को सदस्यों तक सुचारू रूप से पालन कराने के लिए इस व्यक्ति की नियुक्ति होती है, ठीक है। सदस्यों से सुचारू रूप से पालन कराने के लिए इस सदस्यों की नियुक्ति होती है, जिसे व्हीप कहा जाता है। और उस आदेश को क्या कहा जाता है? मान लीजिए कांग्रेस का जिस नियुक्ति किसी मेंबर की नियुक्ति हुई, तो वो नियुक्ति हुआ मेंबर
अदर सदस्य को भी तो ऑर्डर देगा ना, तो जो ऑर्डर देगा उसे क्या कहा जाता है, तो उस आदेश को भी वीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीपी कहा जाता है। और जिस व्यक्ति की नियुक्ति होती है उसे भी वीपी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जिक्र संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 248 की बात की जाए तो अनुच्छेद 248 में क्या है? अनुच्छेद 248 में किस चीज़ का जिक्र है? तो अनुच्छेद 248 हमारा कहता है अवशिष्ट सूची से संबंधित है। किससे संबंधित है? अवशिष्ट सूची से संबंधित अनुच्छेद 248 है। और अवशिष्ट सूची में जिस विषयों का जिक्र रहता है उस विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है, ठीक है। और अवशिष्ट सूची वाला प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया? तो अवशिष्ट सूची वाला प्रावधान जो है वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से, ठीक है। अनुच्छेद 118 क्या कहता है? अनुच्छेद 118 कहता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। इस चीज़ का जिक्र अनुच्छेद 118 में किया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सदन के अध्यक्ष उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं? तो वो कौन व्यक्ति हैं जो सदन के अध्यक्ष तो होते हैं लेकिन उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं? तो वो होते हैं राज्यसभा के। किस सदन के? राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति हैं, तो उपराष्ट्रपति जो हैं वो तो उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष तो होते हैं लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति तो उपराष्ट्रपति के नाम से होता है। लेकिन ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। तो ये क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जा चुका है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने की प्रकृति कुछ और होती है, लेकिन उसका आंसर राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं जो उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो तो उपराष्ट्रपति होते हैं और उनकी नियुक्ति तो उपराष्ट्रपति के तौर पे होती है, ठीक है। और वो सदस्य इस सदन के नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जबकि अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, क्योंकि राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं। और राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लेकिन अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, वो अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन है। लेकिन सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 6 वर्ष का होता है एक सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है। जबकि पदेन सभापति जो होते हैं यानी कि राज्यसभा के सभापति, तो वो तो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसीलिए उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कितने कितने दिनों में होता है? तो 1/3 सदस्यों की नियुक्ति प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। कितना में होता है? 1/3 सदस्यों की नियुक्ति प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250, ठीक है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने दिन का अंतर होना चाहिए? तो अधिकतम 6 माह का होना चाहिए। कितने दिन का होना चाहिए? 6 माह का होना चाहिए। हालांकि 6 माह का होता भी नहीं है, क्योंकि एक साल में तो 3 सत्र तो हो ही ना जाता है। 3 सत्र होता है ना। एक आप ले बजट सत्र देख लीजिए, इसके बाद मानसून सत्र देख लीजिए, एक शीतकालीन सत्र होता है ना, 3 सत्र। अगर बजट सत्र की बात की जाए तो बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र है। क्या है? सबसे बड़ा सत्र है, क्योंकि यह सत्र जो है फरवरी से मई तक चलता है। कब से कब तक चलता है? फरवरी से मई तक चलता है। मानसून सत्र की बात की जाए तो ये जुलाई से सितंबर तक चलता है। कब से कब तक चलता है? जुलाई से सितंबर तक। जबकि शीत सत्र की बात की जाए, विंटर सत्र की, तो ये नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो सबसे बड़ा सत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बजट सत्र। और सबसे छोटा सत्र कौन सा है? तो शीत सत्र है। कौन सा है? विंटर सत्र या शीत सत्र है, ठीक है। तो 3 बैठक तो हो ही जा रहा है ना। लेकिन अगर 3 बैठक नहीं हुआ तो अधिकतम कितने समय का गैपिंग हो सकता है? तो मात्र 6 मंथ, यानी कि साल भर में 2 अधिवेशन तो होना अनिवार्य है, ठीक। अधिवेशन बोल रहे हैं, सॉरी, सत्र होना तो अनिवार्य है, ठीक है। कितने माह? कितने? 2। कितने दिन में? 1 साल में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? क्योंकि जस्ट मैं बताई कि अनुच्छेद 118 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 118 में किया गया। किस अनुच्छेद में? 118 में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अध्यक्ष भी नहीं हो और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं हो तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। कौन करेंगे? राज्यसभा के उपसभापति। क्या सभापति नहीं कर सकते हैं? तो नहीं, सभापति नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसलिए सभापति
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। अगर अध्यक्ष भी नहीं रहे, उपाध्यक्ष भी नहीं रहे, तो राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो सदन के सदस्य नहीं होते हैं, इसीलिए। ठीक है। अगर संयुक्त अधिवेशन की बात की जाए तो अभी तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। कितने बार? 3 बार। कब कब हुआ है? 1961 में। किस लिए? दहेज प्रथा अधिनियम के लिए, दहेज प्रथा संबंधित था 1961 में। दूसरा संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? 1978 में, बैंकिंग सेवा से संबंधित था। ठीक है। और तीसरा संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। किस लिए हुआ था? आतंकवाद निवारण अधिनियम बनाया गया था, उसी टाइम संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन जो है वो हमेशा साधारण बहुमत से ही पारित होता है। किस बहुमत से पारित होता है? संयुक्त अधिवेशन हमेशा साधारण बहुमत से ही पारित होता है। साधारण बहुमत इट मीन्स क्या? 50% + 1। ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक पर भी बुलाया जा सकता है। किस विधेयक पर साधारण संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? केवल साधारण विधेयक पर ही संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो लोक लेखा समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्षों का। कितने दिनों का होता है? लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। ठीक है। अगर लोक लेखा समिति की बात की जाए तो लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। कितने होते हैं? 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में? 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। और लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था? लोक लेखा समिति का गठन 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में ही स्थापना हुआ था लोक लेखा समिति का। ठीक है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? जस्ट मैं बताई 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। ठीक है। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पहले तो अध्यक्ष लोकसभा राज्यसभा कहीं के भी हो जाते हैं, लेकिन 1967 से ऐसा प्रावधान किया गया कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जब भी होगा तभी विपक्ष का ही नेता होगा। कौन होगा? विपक्ष का ही नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। ये प्रावधान कब से किया गया? तो ये प्रावधान किया गया 1967 से। कब से किया गया? 1967 से, 1967 से किया गया। ठीक है। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसे देता है? तो वो अपना रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं? उस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को देते हैं, और लोक लेखा समिति क्या करता है? उसका जांच पड़ताल करता है। ठीक है। इसीलिए कैग को, नियंत्रण महालेखा परीक्षक को कैग भी बोला जाता है। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? लोक लेखा समिति का दार्शनिक कहा जाता है, दोस्त कहा जाता है, गाइडनर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैग को कहा जाता है। ठीक है। लोक लेखा समिति का। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोस्टमार्टम समिति के नाम से किसे जाना जाता है? तो पोस्टमार्टम समिति के नाम से लोक लेखा समिति को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लोक लेखा समिति को। अभी लोक लेखा समिति के बारे में सारा विस्तार पूर्वक जानकारी दे दिए थे आप लोग को। ठीक है। लोक उपक्रम समिति की बात की जाए तो लोक उपक्रम समिति का गठन कब हुआ था? तो लोक उपक्रम समिति का गठन जो है 1963 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में हुआ था। कब हुआ था? किस समिति की सिफारिश पर लोक उपक्रम समिति का गठन हुआ था? तो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर हुआ था। इन्होंने कब सिफारिश किया था? 1963 में, और इसी की सिफारिश के तहत 1964 में लोक उपक्रम समिति का गठन हुआ था। ठीक है। और इसे ही क्या कहा जाता है? सॉरी, इसे नहीं, लोक लेखा समिति को पोस्टमार्टम समिति कहा जाता है। ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? 1963 के अधिनियम के तहत 1964 में गठन हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1964 में गठन हुआ था। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें ये 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष सरकार की तरफ से होता है। ठीक है। और इसका कार्यकाल कितने दिन का होता है? इसका कार्यकाल भी 1 साल का होता है। कितने का होता है? 1 साल का होता है। ठीक है। प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है, और 30 का 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। कहाँ के होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, कोई भी मंत्री किसी भी समिति का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। यानी कि जो भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिसके अंतर्गत कोई मंत्रालय हो, वो कभी भी कोई समिति का अध्यक्ष नहीं होते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोक उपक्रम समिति का काम क्या होता है, तो लोक उपक्रम समिति का काम होता है सरकार की कामों का जांच करना। ठीक है। यानी कि सरकार के पैसे जहां लगा हो उस चीज़ का जांच पड़ताल करना। देखिए, ओएनजीसी में भी सरकार का पैसा लगा, उसका भी जांच पड़ताल कर सकता है लोक उपक्रम समिति। आईओसी का जांच कर सकता है लोक उपक्रम समिति। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 1939 वाला अधिवेशन की अध्यक्षता में अध्यक्ष पद जीते थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जब उन्होंने रिजाइन मार दिया था तो फिर अध्यक्ष पद कौन संभाले थे? राजेंद्र प्रसाद संभाले थे। ठीक है, वैसे ही देश जब आज़ाद हुआ था तो देश आज़ादी के समय जेबी कृपलानी थे, लेकिन कुछ ही समय बाद जेबी कृपलानी का कार्यकाल पूरा हो गया या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले कौन थे, तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन बने थे? अबुल कलाम आज़ाद बने थे। कितने साल के थे? ये 35 साल के थे। और कब अध्यक्ष बने थे जो सबसे कम उम्र के थे? 1923 में बने थे। कब बने थे? 1923 में दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्षता संभाले थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, महात्मा गांधी अभी तक में एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था 1924 में बेलगांव अधिवेशन। उसी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। तो कितने अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया? मात्र एक। ठीक है, एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो 1924 में हुआ था। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो भारत का वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथ। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 9 अगस्त यानी कि 8 अगस्त 1942 के मध्य रात्रि को। तो जब मध्य रात्रि हो जाएगा तो इसको आप 9 अगस्त ही मानेंगे ना। मध्य रात्रि के बाद तो डेट चेंज हो जाता है, इसीलिए कहीं कहीं 8 अगस्त कहीं कहीं 9 अगस्त दे देता है। ठीक है, तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसी के नेतृत्व में नहीं हुआ था। एकमात्र आंदोलन है जो नेतृत्व विहीन था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था। क्या था? नेतृत्व विहीन आंदोलन था, क्योंकि भारत के जितने भी प्रमुख नेता थे ऑपरेशन 0 आवर्स, कौन सा? ऑपरेशन 0 आवर्स चलाकर 8 अगस्त के मध्य रात्रि को सारे नेता को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। इसीलिए ये आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था? महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस पूना में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस पूना में रखा गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया था? अहमदनगर किला में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? अहमदनगर किला में या दुर्ग में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा था। और उन्होंने दिवाली के रात जेल से फरार हो गए थे। कब हुए थे? दिवाली के रात फरार हो गए थे। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि जब वो जेल से भागे थे वो कौन से रात थे, मतलब कौन सा फेस्टिवल था? तो दिवाली का रात था। कौन सा रात था? दिवाली का रात था। दिवाली के रात ही जयप्रकाश नारायण जेल से हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद को कौन सा जेल में रखा था? तो बांकुड़ा जेल में रखा गया था। किस जेल में रखा गया था? बांकुड़ा जेल में रखा गया था। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।